नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूनिट फर्स्ट के उन प्रश्नों को देखेंगे जो एलटी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और प्रबल संभावना है कि इन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक अपने नोट्स में इन प्रश्नों को नहीं लिखा है तो इनको भी आप नोट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है किसने कहा था? और विकल्प है रूसो, फ्रायड, प्लेटो और क्रोचे। तो कला सत्य की अनुकृति है ये कहा था प्लेटो ने और कई बार ये जो कोटेशन है ये भी पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न है, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये कोटेशन किसने कहा था? और विकल्प है गोथे, टॉलस्टॉय, रस्किन और फ्राइड। तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। और फ्राइड जो थे ये जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सपनों के ऊपर काफी अध्ययन किया था। तीसरा प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये किसने कहा था? और विकल्प है रूसो, अरस्तु, रविन्द्रनाथ टैगोर और हीगल। तो ये काफी जो पूछे जाने वाली कोटेशन है, तो इस कोटेशन को कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चौथा प्रश्न है, कला अनुकरण है किसने कहा था? और विकल्प है अरस्तु, टॉलस्टॉय, रस्किन और फ्रायड। तो कला अनुकरण है ये कहा था अरस्तु ने। जो कोटेशन है ये कोटेशन भी कई बार पूछी जाती है। पांचवा प्रश्न है, कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है किसने कहा था? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, क्रोचे, स्टेला क्रैम्ब्रिज और हीगल। तो कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति ये कहा था क्रोचे ने। छठा प्रश्न है, कला आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा था? कला आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है ये कहा था हीगल ने। और हीगल के ऊपर भी कई सारे प्रश्न कला से संबंधित करके पूछे जाते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है, आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट कीजिएगा। आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आर्ट जो शब्द है वो हुई है, यहाँ पर विकल्प दिया गया है लैटिन, संस्कृत, आंग्ल भाषा और फ्रेंच। तो आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से और लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से ये उत्पत्ति हुई है। आठवां प्रश्न है, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? क्योंकि देखिए कई बार वहां पर जो है इस तरीके से आर्ट शब्द पूछ लिया जाएगा और कई बार कला शब्द भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों प्रश्नों को रखा है। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विकल्प है कल धातु, कृत, क्र, कड धातु। तो कला शब्द की उत्पत्ति हुई है कल धातु से, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। 10वां प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग प्रथम शताब्दी में किस ग्रंथ में किया गया था? देखिए यहाँ पर कला शब्द से रिलेट करते हुए कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कला शब्द का प्रयोग प्रथम शताब्दी में किस ग्रंथ में हुआ था? अगर आपको इन चारों ग्रंथों का समय पता है तो आप इसका बहुत ही इजी से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। पहले यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और अर्थशास्त्र। तो कला शब्द का प्रयोग प्रथम शताब्दी में हुआ था नाट्यशास्त्र में। तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट कीजिएगा। 11वां प्रश्न है, कलाना प्रवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदा। ये उक्ति कहाँ से ली गई है? देखिए कई बार इस तरीके के जो श्लोक हैं या सूक्तियां हैं या उक्ति हैं उनसे भी संबंधित करके प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नाट्यशास्त्र, शुक्र नीति और रामायण। कलाना प्रवर चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम, ये उक्ति ली गई है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र से, ठीक है। चित्र सूत्र इसके अंदर एक अध्याय है, वहां से ये ली गई है। 12वां प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन, ये उक्ति कहां से ली गई है? विकल्प देखिए, धर्मोत्तर
विकल्प है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नीति शतकम, जय मंगला और रामायण। तो यहाँ पर देखिए जो साहित्य संगीत कलाविहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन जो ये उक्ति है ये ली गई है नीति शतकम से। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है ऋग्वेद में चमड़े पर किस देवता के चित्र का उल्लेख आया है। ठीक है, ऋग्वेद में चमड़े पर किस देवता के चित्र का उल्लेख आया है। विकल्प देखते हैं सूर्य, अग्नि, इंद्र और कुबेर। तो यहाँ पर ऋग्वेद में चमड़े पर आया है अग्नि देवता का उल्लेख कि अग्नि देवता का एक चित्र चमड़े पर ऋग्वेद में बनाया गया है। 14वां प्रश्न है भारतीय दर्शन में चित्रकला के षडंग में कितने आयाम या कितने अंगों को माना गया है। अब देखिए यहाँ पर षडंग के अंदर ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। षड यानी कि 6, यानी कि जिसको हम संस्कृत में षड कहते हैं उसे हिंदी में 6 कहा जाता है। तो षडंग यानी कि 6 अंग होते हैं जिसके अंदर। तो भारतीय चित्रकला में षडंग में 6 अंगों को माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी हो जाता है। 15वां प्रश्न है चित्र लक्षण के लेखक कौन है। ब्रह्मा, राजा भोज, नग्नजीत और बाणभट्ट। तो चित्र लक्षण के लेखक है नग्नजीत या कहीं कहीं पे इनको भयजीत भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 16वां प्रश्न है षडंग का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। विकल्प है कामसूत्र, राजतरंगिणी, चित्रलक्षण और नाट्यशास्त्र। तो षडंग का वर्णन हमें सबसे पहले मिलता है कामसूत्र के अंदर, और कामसूत्र की जो रचना की थी वो वात्स्यायन ऋषि द्वारा की गई थी। और फिर इसी कामसूत्र की जो टीका लिखी गई थी यशोधर पंडित जी के द्वारा जिसका नाम जय मंगला है, तो वहां पर भी हमें षडंग का विशद वर्णन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कामसूत्र। 17वां प्रश्न है सीधी लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। गौरव, शाश्वतता, शक्ति या उपरोक्त सभी। तो सीधी लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन से गौरव, शाश्वतता, शक्ति इन तीनों का ही प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। विश्राम, संतुलन, मौन और उपरोक्त सभी। तो क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से विश्राम, संतुलन और मौन ये तीनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। 19वां प्रश्न है चक्राकार यानी कि स्पाइरल लाइन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। व्याकुलता, आघात, गति या उपरोक्त सभी। तो चक्राकार यानी कि जो स्पाइरल लाइन होती है इनसे हमें गति का जो है आभास या गति का प्रभाव उत्पन्न होता है। और आपने अगर एरोप्लेन के इंजन्स को देखा होगा तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की चक्राकार रेखाएं इंजन के जो फैन होते हैं उस पर बनी होती है। और आपने अगर मस्कीटो कॉइल को भी देखा होगा तो वो भी इसी चक्राकार रेखा के आकार में बनाई जाती है। तो जो भी अगर आप चक्राकार आकृतियां देखते हैं तो आपको इसमें गति का प्रभाव महसूस होता है। 20वां प्रश्न है कोणीय रेखा यानी कि एंगल लाइन से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। व्याकुलता, असुरक्षा, आघात या उपरोक्त सभी। तो कोणीय रेखाओं से ये तीनों प्रभाव व्याकुलता, असुरक्षा, आघात का प्रभाव हमें महसूस होता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है रूप यानी फॉर्म को कितने भागों में बांटा गया है। विकल्प है 1, 2, 3 या 4। तो रूप को 2 भागों में बांटा गया है, सममिति और असममिति यानी कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो इस प्रकार से आप अगर रूप को वर्गीकृत करें तो 2 भागों में रूप को बांटा जाता है। 22वां प्रश्न है वृत्ताकार रूप यानी कि सर्कुलर से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। जो वृत्ताकार होता है उससे कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। गति, विशालता, समानता या उपरोक्त सभी। तो वृत्ताकार रूप से ये तीनों प्रभाव गति, विशालता, समानता का जो है प्रभाव हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है त्रिभुजाकार रूप यानी कि ट्रायंगुलर जो फॉर्म होती है उससे कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। सुरक्षा, विकास, शाश्वतता, उपरोक्त सभी। तो त्रिभुजाकार रूप से हमें ये तीनों जो है प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
24वां प्रश्न है अंडाकार रूप यानी कि ओवल शेप से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? गति, लावण्य, समानता या विकास? तो अंडाकार रूप से हमें लावण्य का प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि जो ग्रेस है वो हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जब हम अंडाकार रूपी वस्तुओं को देखते हैं। 25वां प्रश्न है वर्ण के कितने गुण माने गए हैं? तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, वर्ण के कितने गुण माने गए हैं? तो वर्ण के मुख्य रूप से 3 गुण माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो वर्ण होता है यानी कि जो रंग होता है उसके 3 गुण होते हैं, रंगत, ह्यू मान वैल्यू और सघनता, क्रोमा और इंटेंसिटी या सैचुरेशन, ठीक है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? यानी कि जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो कितने होते हैं? तो काफी आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार हम आसान प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हैं। तो प्राथमिक जो रंग होते हैं वो होते हैं संख्या में 3। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। लाल, पीला और नीला, ये 3 जो है हमारे प्राकृतिक या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग की अगर हम परिभाषा को देखें तो इन जो प्राथमिक रंग होते हैं इन रंगों को हम किसी भी रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक किस्म से ऑटोनोमस यानी कि स्वतंत्र स्वायत्त रंग है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इन्हीं 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही हमें द्वितीयक रंग, तृतीयक रंग प्राप्त होते हैं। 27वां प्रश्न है रंगों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें वैज्ञानिक और जो भी विचारक होते हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो रंगों की खोज किसने की थी? विकल्प है आइंस्टाइन, न्यूटन, ओस्टवाल्ड और आइक बंधु। तो रंगों की जो सर्वप्रथम खोज की थी वो की थी आइजैक न्यूटन ने। विकल्प बी सही हो जाता है। और आइजैक न्यूटन ने ये जो खोज की थी वो सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार करके उन्होंने देखा था कि किस प्रकार जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 28वां प्रश्न है तेल रंगों की खोज किसने की थी? विकल्प है ब्यूरस इमर्सन, कोडैक, टर्नर, आइक बंधु। तो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि तेल रंगों का आविष्कार किसने किया है या तेल रंगों की खोज किसने की है। तो खोज और आविष्कार वैसे तो दोनों अलग अलग चीज हैं। खोज होती है कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है और आविष्कार होता है कि उस चीज को आप खुद से जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर खोज या आविष्कार लिखा हुआ है तो दोनों का एक ही मतलब आप निकालिएगा। तो तेल रंगों की खोज किसने की थी? वो की थी आइक बंधुओं ने, यानी कि आइक ब्रदर्स ने। जॉन वॉन आइक थे जो उन्होंने जो है तेल रंगों का आविष्कार या तेल रंगों की खोज की थी। 29वां प्रश्न है जल रंगों की खोज किस देश में हुई थी? या ये भी लिखा जा सकता है कि जल रंगों का आविष्कार किस देश में हुआ था? विकल्प है चीन, जापान, इंग्लैंड और इटली। तो जल रंगों की खोज या जल रंगों का आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में। तो विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है हमारा ठंडे तथा गर्म रंग यानी कि वार्म एंड कोल्ड कलर्स या हॉट एंड कोल्ड कलर्स की खोज किसने की थी? विकल्प है ब्यूरस इमर्सन, कोडैक, टर्नर और आइक बंधु। तो ठंडे और गर्म रंगों की खोज की थी ब्यूरस इमर्सन ने। विकल्प ए सही हो जाता है। 31वां प्रश्न है तटस्थ रंग मिलाने से रंग की डैश कम हो जाती है। तटस्थ रंग मिलाने से रंग की डैश कम हो जाती है। अब क्या कम होती है? सघनता कम हो जाती है, तान कम हो जाती है या तरंग धैर्य या उपरोक्त सभी जो चीजें हैं वो कम हो जाती हैं। तो तटस्थ रंग मिलाने से रंग की सघनता कम हो जाती है, ठीक है। तो विकल्प ए सही हो जाता है। 32वां प्रश्न है रंग की उत्पत्ति प्रकाश से होती है किसने कहा था? विकल्प है ओस्टवाल्ड, न्यूटन, सीवी रमन और आइक बंधु। तो रंग की उत्पत्ति प्रकाश से होती है ये किसने कहा था? ये कहा था न्यूटन ने। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि न्यूटन ने श्वेत प्रकाश से रंगों की खोज की थी जब उन्होंने प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को जो है गुजारा था, ठीक है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? ये काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? विकल्प है लाल, पीला, हरा और नीला। तो
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है और इसीलिए हमारे जितने भी खतरे के निशान होते हैं या ऐसे जो चिन्ह होते हैं जिनको दूर से भी देखा जा सके, उनके लिए लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो रंग होते हैं इनकी कंपन गति जब सबसे कम होती है, यानी कि ये फैलते नहीं हैं और स्थिर रहते हैं, दूर से भी दिखाई देते हैं, इसीलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं उनको लाल रंग से बनाया जाता है। 34वां प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और इस प्रश्न में भी जो है काफ़ी लोग गलत उत्तर करके आ जाते हैं। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? विकल्प है पीला, लाल, नीला और सफ़ेद। तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है पीले रंग में, ठीक है, तो विकल्प ए सही हो जाता है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन से हैं? यानी कि जो न्यूट्रल कलर होते हैं वो कौन से रंग हैं? सफ़ेद, काला, ग्रे या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो तटस्थ रंग हैं वो तीनों हमारे तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। सफ़ेद, काला और ग्रे ये तीनों तटस्थ रंग हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं। 36वां प्रश्न है, जल रंगों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो जल रंगों में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? विकल्प देख लेते हैं, स्कारलेट रेड, मेरिडियन ग्रीन, कोबाल्ट ब्लू और ब्रंट साइना। तो यहाँ पर सबसे पारदर्शी जो रंग होता है जल रंगों में वो होता है मेरिडियन ग्रीन। तो इस विकल्प को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को जगह दी है जिनकी संभावना प्रबल है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 37वां प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? आप सभी ने बचपन में जब भी ड्राइंग बनाई होगी तो आपने एक ओस्टवाल्ड जो चक्र है उसको जरूर बनाया होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? विकल्प है 4, 6, 8 और 12। तो ओस्टवाल्ड जो चक्र होता है उसमें 8 रंग होते हैं, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कई जो है 4 में कन्फ्यूजन करते हैं, तो 4 नहीं 8 जो रंग होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में। 38वां प्रश्न है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितनी रंगतें होती हैं? देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं ताकि आप दोनों का अंतर जान सकें। ओस्टवाल्ड जो चक्र है उसमें 8 रंग होते हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड चक्र में अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो उसमें कितनी रंगतें पूछा गया है। यहाँ पर रंग नहीं पूछा है, रंगतें पूछा गया है और विकल्प है 8, 12, 24 और 32। तो ओस्टवाल्ड चक्र में जो रंगतें होती हैं, टोटल रंगतें होती हैं 24, ठीक है। रंग अगर पूछा जाए तो 8 और रंगतें पूछा जाए तो 24। तो इस प्रश्न को आप जरूर समझ लीजिएगा 37वें और 38वें प्रश्न को, क्योंकि अक्सर यहीं पर इन प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है और ये गलत हो जाते हैं आपके। और 39वां प्रश्न है, सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग होते हैं। आप किसी भी पेंटिंग को देखते हैं तो उसमें आपको कौन से रंग आकर्षित करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है और विकल्प है तटस्थ रंग, अग्रगामी रंग, वर्ण शून्य रंग या विरोधी रंग। तो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले जो रंग होते हैं वो होते हैं अग्रगामी रंग, ठीक है। तो अग्रगामी रंग वो रंग होते हैं जो किसी भी पेंटिंग में सबसे आगे मुख्य रूप से लगाए जाते हैं और ये काफ़ी आकर्षक रंग होते हैं। 40वां प्रश्न है, खतरे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो खतरे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बैंगनी, नारंगी, काला और लाल। तो खतरे के लिए प्रयोग किया जाता है लाल रंग, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसकी कंपन गति सबसे कम होती है और जो कंपन गति कम होने के कारण ये फैलता नहीं है वायुमंडल में, इसलिए दूर से भी ये लाल रंग दिखाई देता है और इसीलिए खतरे का जो निशान होता है या खतरे के जो भी साइन होते हैं उनको लाल रंग से ही जो है बनाया जाता है। 41वां प्रश्न है, आदर्श रंगों की संख्या कितनी होती है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने इस प्रश्न को नोट नहीं किया है तो अब मैं कहूँगा कि आप 41वें प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। आदर्श रंगों की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर विकल्प है 3, 6, 8 और 12। तो आदर्श रंगों की जो संख्या होती है वो होती है 6। अब आप ये पूछेंगे कि आदर्श रंग क्या होते हैं, यानी कि जो आइडियल कलर्स हैं वो क्या है? ये जो संख्या आई है 6 ये कैसे आई है?
तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल फंडा है इसका आदर्श रंगों की संख्या ज्ञात करने का। हमारे पास जो प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक कलर हैं वो हैं 3, लाल, नीला और पीला। तो इन्हीं 3 रंगों के मिश्रण से हमें द्वितीयक रंग मिलते हैं। तो आदर्श रंगों की जो संख्या होती है वो प्राथमिक रंगों की संख्या प्लस द्वितीयक रंगों की संख्या को जोड़ करके यानी कि 3 + 3 6 निकलती है। इसलिए आदर्श रंगों की जो संख्या है वो 6 मानी गई है। और उसके बाद इन 6 रंगों से मिलाकर के इन 6 रंगों के समायोजन से ही हम अनेक रंगतें बनाते हैं, अनेक रंगों का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप आदर्श रंगों की जो थ्योरी है कि आदर्श रंगों की संख्या 6 कैसे हुई है, प्राइमरी कलर और जो हमारे सेकेंडरी कलर है इन दोनों का जोड़ जो है 6 है, इसीलिए आदर्श रंगों की संख्या 6 मानी गई है। तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी जब घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 42वां प्रश्न है, हरे रंग का पूरक रंग कौन सा रंग है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में ही हम गलती करते हैं। तो जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाता है वहीं पर हम गलती कर लेते हैं और एक सिली सी मिस्टेक भी हमारे एक पॉइंट को कम कर देती है। तो हरे रंग का जो पूरक रंग होता है कौन सा रंग होता है, विकल्प है बैंगनी, नारंगी, काला और लाल। तो हरे रंग का पूरक रंग होता है लाल रंग। तो अगर आप वर्ण चक्र को देखेंगे तो उसमें जो आमने सामने के रंग होते हैं, ठीक है, वो जो है पूरक रंग कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और इन सभी जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं मैं उनके इसी तरीके से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दूंगा। तो जितने भी प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इन प्रश्नों को जरूर अपनी नोट्स जो आप बनाते हैं उनमें स्थान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम करते क्या हैं कि हम जो काफ़ी कठिन प्रश्न होते हैं या हमें लगता है कि इस टॉपिक से ये पूछा जाएगा, तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही कठिन प्रश्नों के ऊपर ही फोकस करते हैं, जबकि बहुत ही जो इजी गोइंग प्रश्न होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। तो जब भी आप पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर में 3 जो लेवल होते हैं प्रश्नों के, इजी प्रश्न होते हैं, मीडियम लेवल के प्रश्न होते हैं और एक हार्ड लेवल के प्रश्न होते हैं, यानी कि 3 वर्गीकरण करके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप तीनों लेवल पर समान जो है समय दें, ताकि ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत ही कठिन प्रश्नों को ही याद करने में लगे रहे और जो इजी या मीडियम लेवल के प्रश्न थे उनको आपने समय नहीं दिया। और काफ़ी बार होता भी यही है कि जो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं हम उनको गलत करके आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी आपको कहा था कि परीक्षा हॉल में हमें किस प्रकार से पेपर को देखना चाहिए या वहाँ पर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो काफ़ी मनोवैज्ञानिक जो दबाव भी होता है हमारे ऊपर। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पेपर सेट किया जाता है उसमें प्रश्नों की प्रकृति कैसे होती है और हमें किन प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए। तो आप उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आज के अंक का हमारा प्रश्न है, पुलिकक्ली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी लोक कला है। और विकल्प है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। पिछले अंक का हमारा प्रश्न था, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण किस शैली में किए जाते थे। और विकल्प दिए गए थे द्रविड़, नागर, बेसर, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण इन तीनों शैलियों में किया जाता था। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया है प्रियंका रमोला जी ने, प्रीति नेगी जी ने, हिमांशु गुप्ता जी ने, रवि डोभाल जी ने, धर्मेंद्र कुमार जी ने, कमला नेगी जी ने, सीमा दीपक जी ने और संजय भट्ट जी ने व नीतू नेगी जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न को समझा और इसका सही जवाब दिया। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने यूनिट 1 से उन प्रश्नों को देखा जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यूनिट 1 में अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम अगले पार्ट में शामिल करेंगे। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा व इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।